ओके स्टूडेंट्स, आपके आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। और नेक्स्ट, आज हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ें कवर की थी? माउस। आपका नाम जी माज है अस्सलाम या वालेकुम मैम। माउस है? माज है। जी माज, बताएं कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ें कवर की थी। आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी? क्या कह रहे हैं? अटेंड की थी लास्ट क्लास आपने? फिर बताएं क्या चीज़ें हमने कवर की थी। अच्छा जी, शारिक अजीज़, आप मुझे बताएं लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें कवर की थी। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। जी वालेकुम मैम, हम सलाम। लोगों ने लास्ट टाइम आपने जो पढ़ाया था, बॉक्स का एक मॉडल बनाना सिखाया था। हम्म। और उसमें आपने ये बताया था कि एक कंटेंट होता है, जो हमारे टैग के अंदर होता है वो कंटेंट होता है। और जहाँ से टैग शुरू हो रहा होता है वो एलिमेंट होता है, और जहाँ पे टैग खत्म हो रहा होता है। बहरहाल, इसका एक बॉक्स होता है, जो जो सारी चीज़ें होती हैं ये बॉक्स में होती हैं। और इसमें आपने हमें बताया, पहले तो आपने पिछली क्लासेस में बॉर्डर बताया था, इसके बाद हमें आपने हमें पैडिंग का बताया था। पैडिंग को आपने डिटेल्स में बताया था, पैडिंग और मार्जिन। अच्छा, हम्म। पैडिंग में आपने ये बताया था कि अगर हमें पैडिंग मिसाल के तौर पे सिंपल पैडिंग डिस्क्राइब करनी है तो उसमें मिसाल सिर्फ 10 पिक्सल्स दे देंगे। ठीक है। और अगर हमें पैडिंग को डिटेल्स में हर चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करना है तो टॉप, बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम का अलग अलग पिक्सल दे देंगे। और अगर इस किसी को एक लाइन में करना है तो फिर उसको सिंपल करके टॉप का, टॉप और लेफ्ट का अलग लिख देंगे, और राइट और इसी तरह एक लाइन में डिफाइन कर देंगे पैडिंग को। और फिर आपने फिर हमें असाइनमेंट दिया था कि इसी को हमने दो बॉक्सेस बनाए थे, दो लव, जिसकी वेट अलग रखी थी। दो बॉक्सेस अलग अलग, एक बड़ा बॉक्स और छोटा बॉक्स। और इसी तरह जो पैडिंग होती है वो सारा कंटेंट के अंदर, बॉक्स के अंदर कितनी स्पेस जो घेरती है उसको ये सारा डिस्क्राइब किया था। गुड, और वेरी गुड। मार्जिन जो होता है वो बॉक्स के बाहर होता है, जो बाहर की स्पेस कवर करता है बॉक्स की। एग्जैक्टली exactly. अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने अपना बॉक्स मॉडल डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास क्या आती हैं? हमारा मार्जिन आता है, पैडिंग आती है, और आपका कंटेंट। कंटेंट वो चीज़ होती है जो आप लोगों ने लिखी होती है। मार्जिन होता है किसी भी एलिमेंट को आउटसाइड द स्पेस प्रोवाइड करना, और पैडिंग होता है किसी भी एलिमेंट को इनसाइड स्पेस प्रोवाइड करना। ऐसे ही होता है ना मार्जिन और पैडिंग हमारे पास। फिर हमने देखा एग्जैक्टली था कि एग्जैक्टली। हमने मार्जिन और पैडिंग किस तरह यूज़ करने हैं। लाइक अगर मुझे मार्जिन और पैडिंग डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट मार्जिन चाहिए, डिफरेंट पैडिंग चाहिए, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अगर मैं एक ही लाइन पे सेम साइड्स पे सेम पैडिंग या मार्जिन यूज़ करना चाह रही हूँ तो जस्ट पैडिंग या मार्जिन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। देन अगर मुझे मल्टीपल साइड्स पे चाहिए तो हमारे पास क्या ऑप्शन थी जी? मल्टीपल साइड पे चाहिए तो वो उसको हम सेपरेट सेपरेट कर देंगे एग्जैक्टली ना। exactly. एक तरीका ये था कि पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग जी। बॉटम के थ्रू कर लें। एक तरीका ये था कि पैडिंग की एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम टॉप, टॉप और राइट, राइट बॉटम और लेफ्ट को बॉटम वैल्यूज़ दे लें। ठीक है, ये वाली वर्किंग थी। और फिर ये था कि अगर हमें टॉप और बॉटम पे चाहिए तो हम दो वैल्यूज रख लेते हैं, पहली वाली टॉप बॉटम एंड सेकंड वैल्यू लेफ्ट राइट। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी जिसको हम क्या कहेंगे जी मुस्तफ़ा? मार्जिन। मार्जिन क्या होता है बताएं? मार्जिन हमको किसी जैसे बॉक्स वगैरह है उसको हम मार्जिन सेट करने के लिए लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन टॉप और बॉटम में सेट कर सकते हैं। मार्जिन होता क्या है? इनसाइड स्पेस होता है, आउटसाइड स्पेस होता है? आउटसाइड। आउटसाइड स्पेस होता है। और एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल, जी। आप बताएं वो क्या चीज़ थी? मैं वो पैडिंग थी और एक इनसाइड कंटेंट था। यूनिवर्सल सिलेक्टर था जी, एक हमारे यूनिवर्सल पास। सिलेक्टर। उसमें हम तीन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज़ थी? तीन प्रॉपर्टीज उसमें थी। यूनिवर्सल आपको याद है? सिलेक्टर। याद होना चाहिए आपको। देखें वहाँ पे स्क्रीन पर, बताएं मुझे कौन सी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। मार्जिन था, बॉक्स साइजिंग थी और पैडिंग था। मार्जिन था, पैडिंग थी, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर मार्जिन हमने बॉक्स। जीरो किया जो कि एक्सटर्नल स्पेस थी, उसको रिमूव करने के लिए पैडिंग इंटरनल स्पेस को, और जितनी भी साइजिंग आपकी है उसको मैनेज करने के लिए हमने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी को पैडिंग यूज़ मैम किया। जो बॉक्स के अंदर का कंटेंट है उसके लिए। एग्जैक्टली उसके लिए यूज़ होती है ना, कंटेंट के लिए। अच्छा जी, यहाँ तक इतना काम हमने कर लिया था। अब आज का जो आपका टॉपिक है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा कह लें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। सबसे पहले आप लोगों की यहाँ पे चलते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल में, और हमने ये काम किया हुआ है कि डिफ का एक पेरेंट बनाया हुआ है सिंपल, और उसके अंदर एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। अब मैं इस पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग भी ऐड कर रही हूँ H1 के नाम से, और हमारा जो है डिजिटल पाकिस्तान है, कंट्रोल Z करें इसको, डिजिटल पाकिस्तान की हेडिंग ऐड करें यहाँ पे जस्ट कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी? इतना काम हमने किया है। और अब मुझे यहाँ पे एक न्यू फाइल बनानी है, और मैं फ़ाइल जो बना रही हूँ फ़ॉन्ट के नाम से बना रही हूँ, फ़ॉन्ट डॉट CSS, कुछ इस तरह से।
एंटर प्रेस करें और index.html की फ़ाइल में यहाँ पे चलते हैं, बॉक्स मॉडल वाली फ़ाइल को कमेंट करते हैं, लिंक कॉलन CSS में हम यहाँ पे क्या नेम देंगे इसका, font.css एग्जैक्टली। यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि एक अदद हेडिंग हमारे पास यहाँ पे आ गई होगी और एक PA वाला काम, इतना सा काम। अगर जूम आउट करते हैं थोड़ा सा तो कुछ ये वाली वर्किंग। अब मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि आपका जो पैराग्राफ है ना, इसको एक अदद बैकग्राउंड कलर दे दूँ। और ये पैराग्राफ, एक चीज़ और इशू हमारे पास है, वो ये है कि टॉप बॉटम पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? वो उसी को मैम बॉर्डर उसको अभी आपने बताया एग्जैक्टली अभी बताया मैंने, क्या चीज़ है वो चीज़ यूनिवर्सल सिलेक्टर। आपने अपनी फॉन्ट और CSS में जाना है और अब आपने जब भी काम करना है आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करना है सबसे पहले, ताकि एक्स्ट्रा स्टाइलिंग को हम रिमूव करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले मार्जिन 0 करेंगे, देन हमारी जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग इनसाइड है उसके लिए पैडिंग को 0 कर देंगे, और उस बॉक्स के कंटेनर में रहने के लिए हम कहेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, कुछ इतना काम। ठीक है जी, इतना काम किया है। अब जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, कुछ ये वाली वर्किंग आएगी इस तरह। अब मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि आपका जो पैराग्राफ है, देखिए इस पैराग्राफ ने क्या किया हुआ है, इतनी विड्थ कवर की हुई है टोटल, ये जितनी लाइन रिक्वायर्ड है। मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि आपका पैराग्राफ जो एक स्पेसिफिक विड्थ को कवर करे, लाइक ये पूरे पेज पे ना स्प्रेड हो। तो मुझे पैराग्राफ को कोई आईडी या क्लास देनी होगी, या मेरे पास जस्ट एक ही P का टैग है, मैं उसको टारगेट कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पैराग्राफ का टैग है। मैं उसको विड्थ दे रही हूँ, कितने % की कुछ विड्थ देते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था स्क्रीन 100% की होती है, अगर हम उसको कम करते जाएं तो उतने % की विड्थ होती है। मैं 20% की अगर विड्थ दे दूँ तो इसका मतलब ये है कि आपका पैराग्राफ जो है 20% की विड्थ कवर कर रहा है, कुछ ये काम। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा पैराग्राफ ठीक लगे। मार्जिन हमें बहुत साइड से ऐड करना है, तो हम कितना ऐड कर देते हैं, 10 पिक्सेल्स का मार्जिन। अब आपकी हेडिंग चेंज नहीं होगी, जस्ट पैराग्राफ में मार्जिन ऐड होगा, क्योंकि हमने सिर्फ पैराग्राफ को मार्जिन ऐड किया है, हेडिंग में ऐड नहीं किया। जब हम सिर्फ मार्जिन लिखते हैं तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब पे सेम अप्लाई होता है, सब पे सेम अप्लाई होता है। अब आपने यहाँ पे जाना है, अगर हेडिंग पे भी अपना मार्जिन अप्लाई करना है तो H1 के टैग को टारगेट करते हैं और उस पर भी हम मार्जिन अप्लाई कर देते हैं, कितना जी, 10 पिक्सेल्स का मार्जिन अप्लाई कर देते हैं, कुछ ये वाली वर्किंग। अब आपके पास क्या होगा, हेडिंग और पैराग्राफ में कुछ स्पेस आ गया। अगर आपने पैराग्राफ को एक बैकग्राउंड कलर देना है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ ये, और मैं इसमें से लाइट कलर जो है चूज़ करूँगी, विच इज़ कैडेड ब्लू, या ये वाला कर लेते हैं, बर्ली वुड कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, हो गया। थोड़ा जूम इन कर रही हूँ। यहाँ तक समझ आया सबको? ये बेसिक काम था जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं। अब अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए आपके पास आज का जो टॉपिक है वो फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। फ़ॉन्ट बेसिकली होती है कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपके काम को लिखने का तरीका। आप लोग बचपन में कर्सिव राइटिंग पे भी वर्किंग करते होंगे, किसी की राइटिंग अच्छी होगी, किसी की राइटिंग बुरी होगी, या कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिश राइटिंग भी होती है, कुछ सिंपल राइटिंग्स होती हैं। आप लोग वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ स्टाइलिंग राइटिंग होती है, कुछ सिंपल। अब आप लोगों ने इस तरह की अपनी मर्ज़ी की राइटिंग चेंज करनी है, आप लोग चाह रहे हैं पैराग्राफ की जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज करो, उसके लिए आपके पास ऑप्शन आती है फ़ॉन्ट फैमिली की। आप फ़ॉन्ट फैमिली पे क्लिक करें तो देखिए कुछ इतने ज़्यादा आपको फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर लें, Alt+Z करके रैप कर लें, तो ये किस तरह प्रोवाइड होगा। अब आपका जो इसका टेक्स्ट है ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो गया, पहले कोई और फ़ॉन्ट था, दोनों में डिफरेंस चेक करें। फ़ॉन्ट मीन्स राइटिंग स्टाइल, मैं इसको कमेंट कर रही हूँ। पहले आपके जो पैराग्राफ है उसका राइटिंग स्टाइल कुछ एजेस के साथ है, ठीक है, हर वर्ड का कुछ एज निकला हुआ है। लेकिन जब भी मैं ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली इस पर अप्लाई कर रही हूँ तो आपकी इसका जो राइटिंग स्टाइल है विदाउट एजेस हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली क्या होता है, आपके पास जब बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स को हम ग्रुप बना दें, उनका कलेक्शन बना दें, तो वो एक फैमिली कंसिडर किया जाता है, एक फैमिली बन जाता है आपके फ़ॉन्ट्स की। ये वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले आपके पास ये है गिल सैंस वाला फ़ॉन्ट, ठीक है, ये, उसके बाद आपके पास गिल सैंस एम्प्टी है, कैलिबरी वाला है, और ये मज़ीद आगे फ़ॉन्ट्स हैं कुछ। ये किस तरह अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपके पास ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई होगा। इन एनी केस अगर ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर ये वाला फ़ॉन्ट भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन सा होगा, और ये भी अवेलेबल नहीं तो ये, और ये भी अवेलेबल नहीं है तो ये। लेकिन सबसे पहले हमारे पास कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई हो रहा होगा, ये वाला। ठीक हो गया। अब इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट क्यों अप्लाई करने के लिए दिए होते हैं कि सम टाइम ऐसा काम होता है आप लोगों के ब्राउज़र में कुछ फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं किया जाता, दैट्स वाई उन्होंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दी होती हैं। अगर ये नहीं होगा कि आपको वो बताना पड़ेगा कौन सा अप्लाई करो, ये ब्राउज़र खुद ही चेक कर लेगा, ये वाला नहीं अवेलेबल होगा तो वो खुद ही नेक्स्ट वाले को अप्लाई कर देगा। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, आपके पास एक फ़ॉन्ट्स के हम ग्रुप को फैमिली बना देते हैं और वो अप्लाई होते हैं।
हम दूसरी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि मज़ीद दूसरी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ किस तरह वर्किंग करती हैं। अभी हमने ये वाली चेक की है ना, अब हम जो है ये वाली चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, इम्पैक्ट वाली सैंस सेरिफ। यहाँ पे चलते हैं और अब देखें इसका फ़ॉन्ट कुछ इस तरह चेंज हो गया है। ठीक है, राइटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, लेकिन सिर्फ पैराग्राफ का क्यों राइटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है? एग्जैक्टली क्योंकि हमने टारगेट ही यहाँ पे किया हुआ है। अगर ये वाला काम जो हमारा सारा काम है, कंट्रोल एक्स करें यहाँ से इसको और इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर में ऐड कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा? पूरी की पूरी वेबसाइट पे, लेकिन यहाँ से इसको कमेंट करना होगा हमें कुछ ही। अब पूरी की पूरी वेबसाइट की जितना भी आप काम लिखोगे सबका फ़ॉन्ट यही होगा। ठीक हो गया। और लेकिन अगर मैं इसको कमेंट नहीं करती तो अब हमारे पास क्या काम होगा? अब आपके पैराग्राफ का फ़ॉन्ट जो है वो ये वाला हो जाएगा और आपकी हेडिंग का ये हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप कोई और H2 यूज़ करोगे तो उस पर कौन सा फ़ॉन्ट आएगा? ये वाला कि ये वाला? अगर उसको टारगेट नहीं करेंगे तो वो वाला अगर टारगेट देखें, मैं कुछ ये काम करती हूँ, मैं यहाँ पे चलती हूँ और मैं यहाँ पे कर रही हूँ जी H2 का एक टैग और इसमें लिख रहे हैं हेडिंग 2 कुछ ये। अब हेडिंग 2 का फ़ॉन्ट किस तरह होगा? कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई होगा? ये इम्पैक्ट वाला या गिल सैंस वाला? ये वाला यूनिवर्सल इम्पैक्ट वाला होगा। इम्पैक्ट वाला होगा। क्यों इम्पैक्ट वाला होगा? क्योंकि मैम वो हमने पूरी वेबसाइट को टारगेट किया हुआ है उससे। एग्जैक्टली क्योंकि हमने पूरी वेबसाइट को टारगेट किया हुआ है और इतना काम किया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे भी पहले इम्पैक्ट वाला ही फ़ॉन्ट पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन ये ओवरराइट हो जाएगा गिल सैंस वाले के साथ। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आप कोई ऐसा फ़ॉन्ट जो पूरी वेबसाइट पे चाह रहे हैं उसको आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। वेल इसको हम पूरी वेबसाइट पे नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, इसको यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी जी पूछें। मैम अगर जिस तरह आपने मल्टीपल फ़ॉन्ट दिए हैं, अगर इसमें 2 फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हो तो फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी फिर? एग्जैक्टली अगर पहले वाला फ़ॉन्ट अवेलेबल है तो पहले वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। 2 फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं, सारे अवेलेबल हो इस टाइम पे, लेकिन ये है कि प्रायोरिटी पहले वाले को ही मिलेगी। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करेगा। अवेलेबल इस टाइम पे सारे फ़ॉन्ट्स होंगे। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और फ़ॉन्ट फैमिली चेक कर लेते हैं कुछ यहाँ से। और इस टाइम पे हम जो सिंगल वाली, कर्सिव वाली है या फैंटेसी वाली, इसको चूज़ करते हैं कि ये किस तरह विजिबल है। तो कर्सिव वाली कुछ ये इस तरह विजिबल है। ठीक हो गया। ये आपने देखा है कि कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। और ये जो आपके पास फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन आ रही है जब आप फ़ॉन्ट फैमिली पे जाते हैं, तो ये जो फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन है ये आपको VS कोड नहीं प्रोवाइड कर रहा, ये आपको किस तरह प्रोवाइड की जा रही है? फ़ॉन्ट फैमिली वाली जो ऑप्शन है, आप लोगों का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपका विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पेंट तो कभी ना कभी आप लोगों ने यूज़ किया ही होगा ज़िंदगी में एक बार। उसमें आप देखते हैं कि फ़ॉन्ट्स की मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एक बार मैं भी दिखा देती हूँ। वर्ड पे चलें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास फ़ॉन्ट्स की मल्टीपल ऑप्शंस हैं और यू हैव टू चूज़ एनी वन ऑफ दैम। इसी तरह यहाँ पे भी जो आपको ऑप्शंस आ रही हैं, ये वाली ऑप्शंस आपकी, ये नहीं है कि VS कोड ने आपको दी हुई है। ये जो ऑप्शंस है ना आपकी, ये आपकी इस विंडोज़ की तरफ से आ रही है, मतलब आपके लैपटॉप में ये ऑप्शन सेव है। तो यहाँ पे ज़रा हम एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं फ़ॉन्ट्स की हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा, ये आप एक न्यू के नाम से टेक्स्ट लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कितनी ऑप्शंस, ये वाली चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये है हमारे पास फ़ॉन्ट्स जो कि कितनी ज़्यादा ऑप्शंस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना ये। लेकिन आप लोग VS कोड में जाओ और आप लोग देखो कि वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नहीं दे रहे। आपको कितने सिलेक्टिव ऑप्शंस हैं? आप फ़ॉन्ट फैमिली में जाते हो तो कितने ऑप्शंस होंगे? कोई कितनी होंगी, 15 फ़ॉन्ट फैमिलीज होंगी मेजोरिटी। यहाँ टोटल 18 हमारे पास फ़ॉन्ट्स दिए जाएंगे और सिलेक्टिव है। लेकिन आपको उसी तरह मल्टीपल फ़ॉन्ट्स चाहिए तो फिर आप लोगों को जाना होगा गूगल पे। अब गूगल से आप जाके मल्टीपल अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, सर्च बार पे जाएंगे और लिखेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स पे आप जाएंगे, एंटर प्रेस करें और जो फर्स्ट लिंक है आपके पास गूगल फ़ॉन्ट्स ब्राउज़ फ़ॉन्ट्स वाला, इस पर क्लिक करें और आपके पास जो 90% वेबसाइट्स हैं जो फ़ॉन्ट्स मेजॉरिटी यूज़ किए जाते हैं वो आपके पास रोबोटो और पॉपिंस का फ़ॉन्ट्स होता है, इसको मेजॉरिटी यूज़र जो है अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। और अब ये रोबोटो और पॉपिंस का फ़ॉन्ट ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जी जाहिद अली, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी मैं यही क्वेश्चन करना चाह रहा था कि ये जब हम फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट को, तो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं ना, तो ये मैंडेटरी है कि हम मल्टीपल को ही यूज़ करें? एंड पे आपने एक सिंगल यूज़ किया तो हम 2 या 3
फॉन्ट्स को भी तो यूज कर सकते हैं, या ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आपको बाय चांस कुछ ही कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 फैमिलीज बना के दी हुए हैं और इसमें सिर्फ कर्सिव आपको दिया हुआ है। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली बनाई होती है। फैमिली का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो। अब देखिए जो पहले वाला है ना, इसमें सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, कोरियर की और मोनोस्पेस की। और ये है इसमें सिर्फ 2, इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं, एक टाइम्स न्यू रोमन की, टाइम्स की और सेरिफ की। तो आपके इन्होंने खुद से बना के दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि भाई मुझे जो है ये वाले फ़ॉन्ट्स चाहिए, पर इसमें से ये आखिरी वाले 2 फ़ॉन्ट्स नहीं चाहिए, तो आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। या आप चाह रहे हैं सिर्फ कैम्ब्रिया वाला ऑप्शन हो हमारे पास, तो इसको रिमूव करके सिर्फ कैम्ब्रिया वाला फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं इसमें। अब आपके पास ये होगा कि कैम्ब्रिया वाला फ़ॉन्ट अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन इन एनी केस अगर कैम्ब्रिया वाला फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं होता, कोई अवेलेबल नहीं होता, तो आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होगी। दैट्स वाई फ़ॉन्ट फैमिली अलाउ करती है आपको कि आपके पास चॉइसेस हों। ठीक है। तो ये जो इन अवेलेबिलिटी है, ये ब्राउजर के एंड से होगी या किस सर्वर के एंड से? किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे कि इनके पास ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं है? एग्जैक्टली ब्राउज़र एंड पे होता है आपका। ब्राउज़र जो है, कुछ फ़ॉन्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, जो फ़ॉन्ट्स प्रीवियस होते हैं उनमें कोई अपडेशन नहीं आती है, तो ब्राउज़र उन न्यू फ़ॉन्ट्स को, जो न्यू वर्जन होते हैं ब्राउज़र, वो न्यू फ़ॉन्ट्स को, जो आपके प्रीवियस फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करते। मतलब आपका ब्राउज़र अगर एक अच्छे वर्जन का है, गूगल क्रोम आप अच्छे वर्जन का यूज़ कर रहे हैं और ये आपका फ़ोन जो है ये प्रीवियस वर्जन का है, तो फिर इसमें इश्यूज़ आते हैं। सही है। और जो कस्टमाइज्ड फॉन्ट्स हम यूज करते हैं वो गूगल से लेंगे? एग्जैक्टली उस पर हम मूव कर रहे हैं अभी। अच्छा, अब यहाँ पे आप जाएंगे और आपके पास यहाँ फ़ॉन्ट्स पे मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। देखिए इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस के, उर्दू लैंग्वेज के, इस तरह के लैंग्वेजेस के मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हैं आपके पास। जितनी आपके पास MS वर्ड में ऑप्शंस थी ना, उससे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कुछ देखिए इस तरह के लैंग्वेजेस के भी अवेलेबल हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस, चाइनीज़, इंग्लिश, कोरियन, उर्दू भी अवेलेबल होगा, कुछ ये वाला का। ठीक हो गया जी। अब इस तरह क्या है कि आप लोगों के पास, जो मैं कह रही थी, 2 फ़ॉन्ट्स, एक रोबोटो का और एक पॉपिंस का। रोबोटो का फ़ॉन्ट आपके पास कुछ यहाँ पे आपने स्टार्ट में देखा होगा, जो कि नंबर 1 पे ही है। और ये देखें कितने फ़ॉन्ट्स आपको अवेलेबल हैं, 1735। मतलब 1735 फ़ॉन्ट जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं इस टाइम पे। और वहाँ पे आप देखो, फिर इसमें से कोई भी एक फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो। रोबोटो का फ़ॉन्ट ये है, और यहाँ पे अगर आप पॉपिंस के फ़ॉन्ट को सर्च करें तो पॉपिंस का फ़ॉन्ट कुछ ये है आपके पास। अब ये फ़ॉन्ट हमारे पास यूज़ क्यों किए जाते हैं, आप देखेंगे अगर हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं ना, तो उसकी कोई एजेस होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इश्यूज़ होते हैं उसमें। लेकिन ये रोबोटो और पॉपिंस का जो फ़ॉन्ट है, ये बहुत एक आपके पास स्पेसिफाइड फ़ॉन्ट्स हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा स्टाइलिंग नहीं है। और मैंने पहली क्लास में बताया था, अपनी वेबसाइट को विजुअली एस्थेटिक बनाना है। वो कैसे बनेगी, जब आपकी वेबसाइट पे कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं ऐड होगी, कोई भी एक्स्ट्रा उसमें स्टाइलिंग ऐड नहीं होगी। तो इस तरह हम सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको देखने में मसला आता है, तो अगर हमने कोई बहुत ही कर्विश किस्म का फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, तो हो सकता है उनको आप रीड करने में मसला है कि कहाँ पे जे है, कहाँ पे जी है। आप लोग जो क्लासेस लगे हुए हैं, जब चेक करवाने जाते हैं आईसेट, तो आपको एक बुकलेट देते हैं जिसपे आपके पास एजेस बने होते हैं डिफरेंट शेप्स के, तो वो इसलिए देते हैं कि आप देख सकें। तो अब ये रोबोटर पॉपिंस को यूज़ करने का ये मकसद है कि आपकी वेबसाइट के जो फ़ॉन्ट्स हैं ये इंतहाई क्लियर दिख सकें। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन से फ़ॉन्ट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने यूज़ कैसे करने हैं। जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए उस पर क्लिक करें, आपके पास एक न्यू ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, न्यू टैब ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग चाहें ना, ये वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं आपके पास तब अप्लाई होंगे जब आपके पास इंटरनेट आ रहा होगा, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में ये फ़ॉन्ट सेव हो जाए, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, जो भी फ़ॉन्ट्स होंगे आपने डाउनलोड करना है। अब यहाँ से आपने जी कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ करना है, ये वाला चूज़ करना है कि इस तरह चूज़ करना है, ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। और ये क्या करना है, आप लोगों ने अब जाना है गेट एम्बेड कोड पे। और मैं प्रेफरेबली यही कहूँगी कि आप लोग इसी तरह करें, क्योंकि अगर आप डाउनलोड कर लेंगे उसकी एक्स्ट्रा स्पेस जाएगी और सारी वर्किंग होगी। हमने अपनी एप्लीकेशन को तभी लाइव करना होता है, यूज़र तभी देखेगा जब उसके पास इंटरनेट होगा। तो अच्छा तरीका ये नहीं है कि हम अपनी स्पेस बचाएं। तो इसमें अब आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस ये आते हैं जी। क्या है, पहले तो मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर रही हूँ और यहाँ से भी अनकमेंट कर दूँगा। इसका सीडी में लिंक करना पड़ता है। एग्जैक्टली वही करने लगे हैं। आपके पास अपने ऊपर मज़ीद देखें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, एक वेब का आ रहा है, एक एंड्रॉयड का आ रहा है, iOS का आ रहा है, फ्लिटर का आ रहा है। हम लोग इस पर वर्किंग करें वेब एप्लीकेशंस पे। यहाँ पे वेब पे जाएंगे, ये आपके पास इंपोर्ट का ये जो लिंक है और इंपोर्ट है, पहले हम देखते हैं लिंक की हेल्प से हम कैसे काम करते हैं। आप लोगों ने ये जो लास्ट वाला लिंक है ना, इसको जस्ट कॉपी कर लेना है। ये जो लास्ट वाला लिंक है इसको कॉपी करें, Ctrl+C,
और उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे और हमें पता है कि लिंक जब भी हम करते हैं किसी एक्सटर्नल फाइल को तो HTML में करते हैं टॉप पे Ctrl+V। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से बस इतना काम करना है और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये थिन है, ये लाइट है, मतलब ये बता रहा है कि कोई ज़्यादा छोटा स्टाइल का होगा, कुछ बड़े स्टाइल का होगा, कुछ ये वाला का। आपने जस्ट यहाँ से इस फ़ॉन्ट फैमिली वाली लाइन को कॉपी करना है Ctrl+C और इसको font.css में जिस भी एलिमेंट पे आपने अप्लाई करना है Ctrl+V। अब आपका जो रोबोटो वाला फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो जाएगा। हो गया अप्लाई, विजिबल हुआ ना, देखा है ना आपने, चेंज हुआ है। ये रोबोटो वाला फ़ॉन्ट आपका अप्लाई हो गया इजीली, ठीक हो गया जी। इस तरह आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी फ़ॉन्ट हम किस तरह, बाकी दूसरा तरीका हमारे पास क्या है जी। दूसरा तरीका है हमारे पास इम्पोर्ट वाला। अब पहला तरीका ये कि जस्ट लिंक वाले को कॉपी करें और अपनी वो जो आपकी फ़ॉन्ट फैमिली है उसको वहाँ पे पेस्ट कर लें। उसके लिए इंटरनेट जरूरी है। हाँ, ये जो जितने भी तरीके बता रही हूँ उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है। अब यहाँ से ये तरीका दूसरा है कि आप स्टाइल वाले टैग को कॉपी करें Ctrl+C, इस तरह कॉपी कर लें या कॉपी कोड पे क्लिक करके कर लें। ये कॉपी होता है आपका कोड। अब स्टाइल वाले को आपने इस लिंक की जगह पे पेस्ट करना है। इस लिंक को पेस्ट नहीं करना है, इसकी जगह स्टाइल वाला टैग पेस्ट करना है Ctrl+V, ठीक है। अब भी आपका जो, और वहाँ पे तो हमने वो पेस्ट किया ही हुआ है ऑटोमेटिकली रोबोटो और sans serif, तो ये भी आपका एग्जैक्ट अप्लाई हो जाएगा, सेम वही फॉन्ट, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें भी आपको वो ऑप्शन दे रहा है रोबोटो की और sans serif की। अगर आपको सिर्फ रोबोटो चाहिए तो आप sans serif वाले को हटा दें कि हमें आगे sans serif नहीं चाहिए, वी ओनली वांट रोबोटो फॉन्ट। ओके जी। तीसरा तरीका कुछ ये है कि आप लोग जस्ट यहाँ से ये इंपोर्ट वाला URL कॉपी करें। इसको जस्ट कॉपी करें यहाँ से Ctrl+C, और जब भी आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो उसको हम CSS में इंपोर्ट करते हैं एट द टॉप ऑफ CSS फाइल। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर से पहले यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें Ctrl+V। अब index.html की जो फाइल है ना, इसमें से आपको ये नहीं चाहिए स्टाइल वाला, इसको हटा दें, ठीक है। अब आप स्टाइल टैग को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपने डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर लिया अपनी CSS वाली फाइल में, और अब आपका वही सेम फॉन्ट एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होगा जैसे पहले अप्लाई था। आपकी मर्जी है, आपने लिंक को यूज़ करके अप्लाई करना है, लिंक को यूज़ करके अप्लाई कर लें, स्टाइल के अंदर यूज़ करना है स्टाइल के साथ कर लें, और हाली इंपोर्ट के साथ करना है तो हाली इंपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई और फॉन्ट अप्लाई करके देखें। पहले तो मैं यहाँ पे जाके ना ये सारे के सारे फॉन्ट जो हैं वो रिमूव कर रही हूँ ताकि हम अच्छे से ब्राउज़ कर सकें और शुरू से देख सकें। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलते हैं और कोई दूसरा स्टाइलिश किस्म का फ़ॉन्ट अप्लाई करके देखते हैं जी। अच्छा, ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करके देखें या इसकी बजाय हम कोई और फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई करके देख लें। ये वाला अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं देखा। इस पर क्लिक करते हैं, गेट फ़ॉन्ट पे जाते हैं, गेट एम्बेड कोड पे जाते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट वाला दोबारा बता रही हूँ। जस्ट ये स्टाइल वाला टैग नहीं कॉपी होना चाहिए, इंपोर्ट वाली जो लाइन है Ctrl+C। जो भी फ़ॉन्ट होगा उसकी डिफरेंट लागू होगी। देखें, इसकी फैमिली रोबोटो थी, अब जो हमारा न्यू होगा ना इसकी फैमिली चेंज होगी। तो यहाँ पे जाके Ctrl+V, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आपने देखा चेंज हो गई है, इसका लिंक भी शॉर्ट है, ठीक है। तो ये हर टाइम पे करना है, ये नहीं कि एक बार हो गया तो हमें करना नहीं है। फिर आपने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है, कुछ ये इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वाली लाइन कुछ ही कॉपी करनी है यहाँ से Ctrl+C, और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करेंगे, इसके बाद Ctrl+V। तो लेट्स सी कि ये फ़ॉन्ट आपका अप्लाई हुआ है, एग्जैक्टली ये फ़ॉन्ट आपका अप्लाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आप कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि वो इसी तरह अप्लाई हो रहा है। अगर हम मुख्तलिफ कंटेंट के लिए मुख्तलिफ फॉन्ट यूज़ करते हो तो हम ये सब के लिए कॉपी करेंगे। डिफरेंट होगा सबका। नहीं, ये जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया है सबका डिफरेंट होगा, सबका डिफरेंट होगा। लेकिन आप ये नहीं करते कि आपकी वेबसाइट में 5 पैराग्राफ हैं तो 5 के डिफरेंट स्टाइल किए हुए हैं आपने, ठीक है। हमने हेरेडिकी रखनी है ना। आप रोबोटो का फ़ॉन्ट, मैंने बताया पूरी वेबसाइट पे रोबोटो का फ़ॉन्ट होगा, बस एक ही स्टैटिक रखते हैं। कलर स्कीम और ये फ़ॉन्ट्स हम स्टैटिक रखते हैं जी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा मैम, अगर हमने हमारा जो मतलब कंटेंट है वो उर्दू का है तो उसके जो रिलेटेड हमारे फॉन्ट्स हैं वो भी यहीं से मिल जाएंगे या उसके लिए अलग से कोई साइट है? वो भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं, उसको आप चेक करें। यहाँ पे उर्दू का फ़ॉन्ट जो है ना आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन ना VS कोड में उर्दू का फ़ॉन्ट जो अप्लाई करना इशू होता है, उसकी रीज़न ये है कि हमें पता है VS कोड की लैंग्वेज हमने HTML इंग्लिश की होती है, शुरू में देखा था आप लोगों ने एट्रीब्यूट में ना। तो वो समटाइम वर्क कर जाता है, समटाइम वर्क नहीं करता, वो बाकी फाइल्स के लिए होता है।
अभी गूगल फ़ॉन्ट जो है ना आपके पास, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने यहीं पे सिर्फ VS कोड में यूज़ करने हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपको उर्दू के फ़ॉन्ट्स में मिल जाएंगे, हर इंसान को आज़ादी फ़िक्र और ये ज़मीर वगैरह इस तरह में मिल रहे हैं, और कुछ ये, ठीक है। कोशिश करते हैं कि इसको VS कोड में हम अप्लाई करके देखें उर्दू वाले फ़ॉन्ट को। ओके जी, यहाँ से हम इसका चलते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ टॉप पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, इसकी जगह पे Ctrl+V। अब हमने लोरम करके टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट भी तो हमारा उस तरह डिफेंड है, तो उसको वो उर्दू में किस तरह चेंज करेगा? मतलब उस कंटेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आती उसको, तो वो उसको चेंज कैसे कर सकता है उसमें? Ctrl+C, पर फिर भी लेट्स सी कि वो किस में चेंज करता है। यहाँ कोई भी चेंज नहीं अप्लाई होता। अगर ये उर्दू नहीं अप्लाई होगा तो फिर हमारे पास कौन सा अप्लाई होगा? एग्जैक्टली तो इसलिए आपको इसकी अप्लाई नहीं, तो फिर सेरिफ वाला फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है, समझ आया? इस तरह करते हैं ना, अगर हमने टेस्ट ही करना है तो हम तहरीर जो है हमारी कंटेंट जो है वो भी एक उर्दू की लाइन ले लेते हैं कहीं से, यानी गूगल से उठा लें। नहीं, इतना काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमने कोई वेबसाइट उर्दू में बनानी है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और इसकी टेस्टिंग हमने देख लिया कि किस तरह फ़ॉन्ट ऐड करना है, तो ये टेस्टिंग करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है सच एज। अच्छा जी, ये फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन समझ आया सबको, कैसे यूज़ करने हैं फ़ॉन्ट्स, हमने कैसे अप्लाई करने हैं? इंटरेस्टिंग था ये। इसको मैं क्लोज़ करी और यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर रहे हैं, Ctrl+Z। ये प्रीवियस वन वाला ठीक था, ये ठीक था। अब दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि आप लोग इसका जो है इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह? फ़ॉन्ट वेट की आपके पास ऑप्शन होती है, फ़ॉन्ट वेट, ये आपके पास इतना बोल्ड कर देगा। अगर मैं 700 कर दूँ ना इसको, तो फिर अब आपके पास देखें ये बोल्ड होता जा रहा है, डार्क हो गया है, दिख रहा है? देखिए, ठीक है। और इसमें आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आती है, फ़ॉन्ट वेट बढ़ा दें, मतलब उसका जो वेट है बोल्ड बोल्डर भी कर देंगे हम, तो यहाँ पे ये क्या होगा जी, बोल्ड से बोल्डर में कवर हो जाएगा, ठीक है। लाइट भी कर सकते हैं 100 में, अगर हम इसको ले जाएं बोल्डर की बजाय मैं 100 कर दूँ इसको, तो अब ये क्या होगा, कुछ ये इतना लाइट हो जाएगा। सही है जी, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ ये काम कर रही हूँ कि एक न्यू फाइल बना रही हूँ, units.css कुछ ये, और इसको index.html की फाइल में ऐड कर रहे हैं, link:/css units.css। अच्छा, अभी तक आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि हम जितना भी काम कर रहे हैं या तो px पे कर रहे हैं या परसेंटेज पे कर रहे हैं। हमने परसेंटेज का तो देख लिया, टोटल जितनी भी परसेंटेज होती है उस हिसाब से वर्किंग करता है, लेकिन हमने px का काम नहीं देखा कि px किस तरह वर्किंग करता है, इसका आइडिया हमें नहीं है अभी। तो px हमारे पास सबसे पहला यूनिट होता है। मैं यहाँ पे जा रही हूँ और लिख रही हूँ जी, p का जो पैराग्राफ है हमारे पास, उसको आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ करना है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी कितनी करनी है? अब देखिए, एक्स्ट्रा लार्ज भी होता है, अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर दूँगा तो ये फ़ॉन्ट साइज़ कुछ इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा उसका फ़ॉन्ट साइज़। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह नहीं देख रहे, आपके पास कुछ ये है, px का यूनिट देख रहे हैं, यूनिट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो px है इसका मतलब है पिक्सल्स, px मीन पिक्सल्स। अब पिक्सल्स का मतलब क्या होता है? 1 डॉट ऑन अ स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे अगर हम एक डॉट लगा दें तो 1 px उसके इक्वल होगा। मतलब ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है पैराग्राफ का मैं 1 px कर दूं अगर, तो अब आप इसका जो स्टाइल देखें वो कुछ ही हो गया। कोई मुझे पढ़ के बता सकते क्या लिखा हुआ है इसमें? मैंने नज़र आ रहा है? विजिबल नहीं है। इसका अगर मैं फुल जूम भी कर दूं ना 500 तक, तो भी आप लोगों को विजिबल नहीं होगा क्या है। बहुत मुश्किल से कोई बहुत ज़्यादा फोकस करे तो वो बता सकता है, अदरवाइज़ वो विजिबल नहीं है। तो इसका मकसद ये है, 1 px का मतलब क्या होता है? 1 डॉट ऑन अ स्क्रीन। उसने एक एक लेटर का जो साइज़ है वो कितना कर दिया है? एक डॉट जितना। तो अगर मैं यहाँ पे 12 पिक्सल्स कर दूँ, 1 पिक्सल्स की बजाय मैं 12 पिक्सल्स कर दूँ, तो वो कितना हो जाएगा? 12 डॉट्स ऑन अ स्क्रीन। और अब आपको ये थोड़ा बहुत दिख रहा है। जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 16 पिक्सल्स। कुछ ये कितना होता है? 16 पिक्सल्स इतना होता है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। ये होता है हमारे पास px का यूनिट, जो कि सबसे स्मॉल होता है और सबसे छोटा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है pt का यूनिट, विच इज़ मीन बाय पॉइंट्स। px स्टैंड्स फॉर and pt स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स।
ये कितना, इसकी साइज़ कितना होगा, कितनी वैल्यू कवर करेगा, 1/72 ऑफ एन इंचेस ऑफ। ये आप लोगों को मेरे हाल से इसमें कोई मसला नहीं होगा कि क्या चीज़ मैंने लिखी है। 72 1/72 पार्ट अगर हम 1 इंच का निकालें तो इसका साइज़ इतना होगा 1 वर्ड का, ठीक है। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो हमारे पास है px, 1 डॉट ऑन अ स्क्रीन, देन pt जो कि 1/72 ऑफ एन इंचेस करता है। अब मैंने यहाँ पे 1 px लिखा था ना, तो आपको दिख रहा था कि इतना सा साइज़ है। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज़ कुछ ये कर दूँ, फॉन्ट साइज़ 1 pt कुछ ये, तो अब आपको क्या चीज़ दिखेगी, ये कुछ इस उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है 1/72 ऑफ एन इंचेस, ये पार्ट भी बहुत स्मॉल बनता है, बहुत छोटी वैल्यू बनती है तो नहीं दिखेगा। तो हम ये करते हैं कि 12 pts कर लेते हैं और 12 पिक्सल्स करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम बल्कि यहाँ पे चलते हैं और इसको ओपन करते हैं लाइव प्रीव्यू को, ताकि हमें साथ साथ दिखे। अच्छा जी, ऑल्ट जी करके इसको रैप करें। ये हमारे पास, मैं इसको अभी कमेंट करूँ, ये जो आपके पास है ना 12 पिक्सल है, ये अब आपका फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो गया पैराग्राफ का, 12 पिक्सल। और ये आपके पास क्या है, 12 pts। दोनों में डिफरेंस समझ आया। 12 पिक्सल थोड़ा सा बड़ा है 12 pts की, सॉरी 12 pts थोड़ा सा बड़ा है 12 पिक्सल्स की निस्बत। तो वो आपके साथ ये जो वर्किंग हो रही है वो कुछ इस तरह से रिलेटिवली हो रही है। और अभी कौन सा अप्लाई हो रहा है, पिक्सल्स और pts? क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यूज़ ओवरराइड हो रही हैं। हमें पता है सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ओवरराइड होती हैं। जी स्टूडेंट्स, ये दोनों यूनिट समझ आए आप लोगों को? इसमें मैम पर्सन भी यूज कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी। मैं बता रही हूँ अभी आपको। जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से पूछ रही हूँ, आप लोगों को समझ आया स्टूडेंट्स? यस मैम, समझ आ गया। ओके, सईद हुसनैन अपना माइक अनम्यूट करें। सईद हुसनैन, आपको आवाज़ आ रही है? ओके, जो स्टूडेंट सो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, मुजम्मिल राना आपका है। जी अदन वहीद अपना माइक अनम्यूट करें। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी रीज़न की वजह से अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ चैट ड्रॉप कर दें। अदरवाइज़ अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे और कोई सो रहा है तो फिर उसके लिए थोड़ी सी आसानी मैं कर सकती हूँ कि उसको रिमूव कर दूँ, ताकि वो सुकून से सो जाएं, डिस्टोर्शन ना हो कोई भी। अदन वहीद, आपको आवाज़ आ रही है? ओके बच्चे, आराम करें, टेक रेस्ट। जी अब्दुल दयान, अपना माइक अनम्यूट करें। जी अब्दुल दयान, आपको आवाज़ आ रही है? जी शारिक अजीज़, अपना माइक अनम्यूट करें। जी मैम। शारिक, मुझे बताइएगा कि हमारे पास परसेंट जो पीटी है और पीएक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? परसेंट मैम ज़्यादा है और पीएक्स कम है। अच्छा, परसेंटेज का यूनिट नहीं है, ये पीटी है, पॉइंट्स, ठीक है। जी, परसेंट ज़्यादा है, पीटी कम है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक, गुड। तहजीब असलम, अपना माइक अनम्यूट करें। मैम वो मुझे तहजीब, मुझे बताइएगा 1 पिक्सल्स की कितनी इक्वलेंट स्पेस होती है? 1 dot on a screen. ओके गुड, वेरी गुड। बासिल सजाद, अपना माइक अनम्यूट करें।
बासिल सजाद। मोहिबुल्ला अपना माइक अनम्यूट करें। जी मैम, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे बताइएगा 1 पीटीएस कितनी स्पेस कवर करता है स्क्रीन पे? मैम 150 बराबर है 1/72 इंच। गुड, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को मैं इस मीटिंग में रखूँगी, अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स सो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बर्डन नहीं बनना चाहते ना हम। अच्छा, अब तीसरा हमारे पास यूनिट आता है, वो है हमारे पास परसेंटेज का यूनिट। परसेंटेज के यूनिट को हम अभी डिस्कस करते हैं कुछ ये। अब ये जो परसेंटेज का यूनिट है ना, ये अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। आपके पास सीएसएस में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, बल्कि 70% प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती हैं। मतलब कि उनका जो पेरेंट हमने बनाया हुआ है उसको जो प्रॉपर्टीज़ हम देंगे वही सेम प्रॉपर्टीज़ आपका चाइल्ड भी इनहेरिट करेगा। अब ये परसेंटेज किस तरह वर्किंग करता है, अगर मैं लिखूँ फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 150%। अब इसका मकसद ये नहीं होगा कि स्क्रीन का 150वां हिस्सा कवर कर लेंगे। इसका मकसद ये होगा कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज़, इनका पेरेंट क्या है, हमने यहाँ पे एक पेरेंट बनाया हुआ है ना, इनका क्या है, इनका पेरेंट, ये पेरेंट टैग। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई भी फॉन्ट साइज़ नहीं दिया होगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ मैंने आपको बताया कितना होता है, 16 पिक्सल्स। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग होती है, वैसे कुछ फॉन्ट साइज़ भी मिला होता है हर एलिमेंट को। तो ये क्या करेगा, अगर हमने इसके पेरेंट को कोई फॉन्ट साइज़ नहीं दिया हुआ तो ये जो टॉप पेरेंट है इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ पेरेंट का उसको अडेप्ट करेगा। और ये किस तरह वर्किंग करेगा, कितना बनता है 150%। अगर हम 16 को ज़रा फाइंड करें कितनी परसेंटेज बनती है, परसेंटेज फाइंड करनी आती है, पिक्सल्स में कवर कर सकते हैं आप इसको, बताएं ज़रा मुझे कितनी परसेंट बनेगा, ये कितने पिक्सल्स बनेंगे। जी ऑनलाइन में से कोई बताए मुझे। 150% हमने यूज़ किया है, तो इसको कवर करें, कितने पिक्सल्स बनेंगे ये। जी मुसव्विर अब्बास, आई थिंक 24 बनेंगे, ओके गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने, 24 बनेंगे। किस तरह 24 बनेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पता हो, वैसे बहुत बेसिक था लेकिन चलें ठीक है मैं बता देती हूँ। हमें पता है कि हमें परसेंटेज जब भी यूज़ करते हैं तो उस परसेंटेज को हमें 100 से डिवाइड करके परसेंटेज रिमूव करनी होती है, कुछ इस तरह से, ऐसे ही है। तो इसको 150 को ज़रा 100 से डिवाइड करें, विच इज़ इक्वल्स टू 1.5। और मैंने कहा ये अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा, तो पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, मल्टीप्लाई करें इसको ज़रा 16 के साथ, कितना बनता है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना हो गया, 24, बिल्कुल ठीक बताया मुजम्मिल आपने, 24 पिक्सल्स। तो ये हमारे पास 150% कितना बनता है, 24 पिक्सल्स। जितना भी इसका पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ होगा उसको अडॉप्ट करेगा। अगर तो हमने यहाँ पे हैश डिफ को टारगेट किया हुआ है, स्टार्ट पे हैश डिफ को टारगेट किया हुआ है, हैश पेरेंट है ना हमारे पास, हैश पेरेंट को टारगेट किया हुआ, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने खुद से बताया था कितना फ़ॉन्ट साइज़ है, 18 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़ है। तो यहाँ पे अब 16 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 के साथ। 1.5 को 18 से मल्टीप्लाई करें, मैम ये जो 16 साइज था वो बाय डिफॉल्ट साइज था। एग्जैक्टली अगर हमने पेरेंट को कोई फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड नहीं किया हुआ, दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है 16 पिक्सल्स, लेकिन यहाँ पे हमने पेरेंट को फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 18 पिक्सल्स का, तो अब ये पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ को गेट करेगा। समझ आया, कितना बन गया 27 पिक्सल्स, समझ आ रहा है आपको। अब देखें यहाँ पे ये 27 पिक्सल्स है ना, और मैं यहाँ पे अगर इस तरह लिख दूँ फ़ॉन्ट साइज़ 27 पिक्सल्स ही लिख दूँ कुछ इस तरह से, तो वो दोनों सेम ही है। ये भी इतनी ही स्पेस कवर कर रहा है और 150% भी कितनी कर रहा है, सेम। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ अब और इसको भी कर दूँ तो ये दोनों सेम साइज़ थे, ठीक हो गया। लेकिन फिर आपका क्वेश्चन आता है कि हम इस तरह पिक्सल्स को यूज़ कर लेते हैं, हम परसेंटेज पे क्यों मूव कर रहे हैं। परसेंटेज पे हम इसलिए मूव करते हैं क्योंकि आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। आगे जाके जब मैं आपको प्रोजेक्ट कराऊंगी तो आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। वेल ये है कि आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, और आपके पेरेंट के हिसाब से सारे या चाइल्ड जो हैं प्रॉपर्टीज़ को गेट करते हैं, एक एक एलिमेंट को आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं देनी होती। समझ आ गया यहाँ तक परसेंटेज का यूनिट।
ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है EM का यूनिट विच इज स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। अगला हमारे पास कौन सा यूनिट है? EM विच इज स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, कुछ इस तरह से एलिमेंट MENT कुछ ये। अब एलिमेंट ये करता है, ये अपने नियरेस्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। किस तरह से? अब मैं लिखूँ फॉन्ट साइज कितना कर दूँ, मैं लिख रही हूँ 1.3 M कुछ ये, इसके साथ आपने M लिखना होता है। तो इसका पेरेंट क्या है हमें पता है, इन सब का पेरेंट क्या है जी? डिव है, और डिव को हमने कोई फॉन्ट साइज नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16। ये क्या करेगा 16 को मल्टीप्लाई करें आप 1.3 के साथ कितना बनता है? 16 मल्टीप्लाई विद 1.3 इक्वल्स टू 20.8 कुछ ऐसी वैल्यू 1.3 28 मतलब 21 पिक्सेल्स बनेंगे ना टोटल, तो 21 कर लें। तो ये 1.3 M किसके इक्वल होगा? 21 पिक्सेल्स के। मैं आपको पिक्सेल्स में कवर करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अच्छे से समझ आए। तो ये EM का यूनिट क्या करते हैं? नियरेस्ट पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। और जो आपका अगला यूनिट है वो है आपके पास रैम का। फॉन्ट साइज इसमें लिखते हैं रैम। ये M और रैम जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। रैम स्टैंड्स फॉर रूट एलिमेंट कुछ रूट एलिमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 2 रैम। तो रूट एलिमेंट हमारे पास कौन सा होता है पूरी वेबसाइट पे? आपका ये जो HTML का एलिमेंट है ना, ये आपका रूट एलिमेंट है। पूरी की पूरी वेबसाइट इस पे कवर है। माउस ऐसा ही है ना बच्चे? रूट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? आप बताएंगे रूट एलिमेंट कौन सा है? क्या नाम है रूट एलिमेंट का? डॉक टाइप HTML है रूट एलिमेंट। डॉक टाइप HTML रूट एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट रूट एलिमेंट है? सिंपल HTML का जो एलिमेंट है ये रूट एलिमेंट है हमारे पास। ये कितनी स्पेस कवर करेगा? कितना फॉन्ट साइज होगा इसका? मास बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 16 पिक्सेल्स। अब आपको याद रहेगा रूट एलिमेंट कौन सा है? कौन सा है? गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये जो आपका रैम का एलिमेंट है ना, ये रूट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। इसके नाम से पता चल रहा है। तो 2 × 16 विच इज़ इक्वल्स टू 32 पिक्सेल्स। तो अगर मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे 32 पिक्सेल्स ही लिख दूँ तो वो दोनों भी बराबर होंगे। 32 पिक्सेल्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोनों में, दोनों बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। मैम ये जो EM वाला फॉन्ट साइज का है, ये किस तरह नियरेस्ट एलिमेंट को इनहेरिट करते हैं? अच्छा देखें, अब ये आपके पास मैंने अभी कहा कि आपको जो परसेंटेज का यूनिट है ना, ये पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। मैं यहाँ पे चलती हूँ और मेरे पास ये पैराग्राफ है। इस टाइम पे सिर्फ एक ही पेरेंट है। क्या पेरेंट है इसका? ये हैश पेरेंट। तो पैराग्राफ का जो एलिमेंट है ना, ये हैश पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। मैंने एक और पैराग्राफ बनाया हुआ है, इसमें मैं लिख रही हूँ दिस इज सेकेंड। ये भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। तीसरा बनाऊंगी तो भी वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। दिस इज थर्ड, कुछ ये काम। अगर मैं इस पर परसेंटेज यूज़ करूँगी ना, 150%, 120, 100 या मैं 180%, तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेंगे और इसके फॉन्ट साइज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं अगर M को यूज़ कर रही हूँ, EM को, तो वो क्या करेगा? पहले वाला पैराग्राफ जो है वो पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। दूसरे वाला जो पैराग्राफ है ना, उसका पेरेंट अब ये पहले वाला पैराग्राफ बन जाएगा, क्योंकि इसके पास ये वाला एलिमेंट है तो इसका नियरेस्ट पेरेंट ये बन जाएगा। फिर इसका जो फॉन्ट साइज होगा, दूसरे वाला एलिमेंट इसका फॉन्ट साइज कवर करेगा। तीसरे वाला किसका कवर करेगा? फिर सेकंड वाले का। ठीक है, मैं एक ना आपकी ग्रुप में चीज़ शेयर कर रही हूँ, उसको ज़रा रीड करें। मैं आप लोगों के ऑफिशियल ग्रुप में ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, इसको रीड करें। जी रीड करें ज़रा इसको। ये आपको मैंने बेसिकली शेयर किया है M के एलिमेंट के लिए, ताकि आप लोगों को ज़रा अच्छे से समझ आए। पढ़ लिए सबने? समझ आया? देखिए, मेजर कन्फ्यूजन आपकी किस चीज़ में है? परसेंटेज में और M में, क्योंकि आप पेरेंट्स से कंफ्यूज हो रहे हैं।
रैम में हमें पता है कि वो रूट एलिमेंट को एब्जॉर्ब करके उसके मुताबिक काम करेगा, और पिक्सेल्स एंड पीटीज का एज वी नो कि वो परसेंटेज है और वो 1 डॉट ऑन अ स्क्रीन है। लेकिन आपके पास अब ये मैं बताती हूँ, परसेंटेज का एक जो पेरेंट बन गया, सारे के सारे चाइल्ड उसी पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले बॉडी का कितना है 16 पिक्सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़। उसके अंदर मैंने एक और आउटर के नाम से चाइल्ड बनाया हुआ है और m को यूज़ करी 1.5 m, तो 1.5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि बॉडी उसका नियरेस्ट पेरेंट है, विच इज़ इक्वल्स टू 24 पिक्सेल्स। उसके अंदर हमने एक और चाइल्ड नेस्ट किया हुआ है इनर के नाम से, डॉट इनर उसकी क्लास है। अब डॉट इनर की जो क्लास है इसमें क्या काम हो रहा है, आपका जो प्रीवियस पेरेंट है जिसका फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल है, 1.5 m ही यूज़ कर रहे हैं हम सबके साथ, वो चेंज नहीं करें। लेकिन अब ये 1.5 m को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करें, 24 पिक्सल्स के साथ करें, तो कितना हो गया वो। 36 नेक्स्ट के लिए क्या है, डॉट नेस्टेड के लिए नेक्स्ट के लिए 1.5 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें, विच इज़ इक्वल्स टू 54 पिक्सल्स। नीचे ज़रा रीड करें थोड़ा सा लाउडली, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन शेयर किया है। use percentage when you want an element to size relative to its parent commonly for width. Use an m element em when you want an element to size relative to its font size commonly for text and spacing. एग्जैक्टली अब ये यूज़ केस है इसका कि परसेंटेज आपने कब यूज़ करना है, जब आपने मोस्टली विड्स पे वर्किंग करनी हो, जैसे हम परसेंटेज दे रहे थे 20% पैराग्राफ को स्क्रीन की। लेकिन EM आपने कब यूज़ करना है, जब आप टेक्स्ट और स्पेसिंग के दरमियान काम करना चाह रहे हो। परसेंटेज आपके रिलेटिव पेरेंट के साथ वर्किंग करेगा और EM आपके नियरेस्ट पेरेंट के साथ। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको? जिसको समझ नहीं यस आ मैम, रहा, किन का सवाल था? मेरा सवाल है। ओके, क्लियर है फिर आज का टॉपिक आपको? यस मैम, क्लियर हो गया। सबको क्लियर है? अगर कोई अच्छा सवाल मैम, है इसमें तो इतनी पूछें। कॉम्प्लेक्स क्यों है, यानी तो ये इस चीज को हम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, यानी इतना डिटेल। एक होती है ना, एक साइड बनाई हमने और एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइड दिया और साइड बना दी, यानी जैसे इसमें पेरेंट्स हैं और मुख्तलिफ डिटेल्स हैं, बस ये जस्ट क्यूरी थी मेरी। नहीं, अगर मैं आपको इस तरह बताती ना कि बस ये नियरेस्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट रहेगा, तो कहीं ना कहीं पे आपको डाउट रहता। इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में बताया ताकि आपको है। इन फ्यूचर कोई इशू और कोई क्यूरी ना हो। ओके ओके, ठीक है? ठीक है। ये चीज़ देखिए ना, अगर मैं आपको Thank you. ऊपर से बता Thank you. दूंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना अच्छे से, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश रखें। ठीक है ठीक है, सही हो गया। और सबको क्लियर है? Thank you. बाकी आज का टॉपिक आप लोगों को जी मैम, क्लियर। CSS ओपन कीजिए। CSS ओपन करें। हाँ जी, देखें आपको देख लें। क्लियर है? इसकी पिक्चर लेनी है आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स? क्लियर है आपको, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे? जी मैम, क्लियर है। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग माशाल्लाह आप इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जो होती है ना, उसको देख के मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखिया करें, इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ना रिकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें।